बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं का पुनः स्वागत है। बच्चों, हम सामाजिक मानव शास्त्र के प्रथम यूनिट की कुछ बातों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति, वो हम देख चुके हैं और उसी में हमने अन्य विज्ञानों के साथ सामाजिक मानव शास्त्र की घनिष्ठता और अंतर को समझना है। समाजशास्त्र के साथ हम सामाजिक मानव शास्त्र की घनिष्ठता और अंतर को समझ पाए हैं। आइए आज के अध्याय में हम जानते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास के साथ क्या संबंध है। तो शुरुआत करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र और मनोविज्ञान से। सबसे पहले तो हम इन दोनों ही विज्ञानों में क्या घनिष्ठता है यह देखते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। इन दोनों ही विषयों का व्यवहार की समस्या से गहरा संबंध है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मुख्यतः व्यक्तिगत व्यवहार की समस्याओं में रुचि लेते हैं और सामाजिक मानव शास्त्री सांस्कृतिक शब्दावली में समूह साधारणीकरण यानी जनरलाइजेशन करते हैं। बिल्स एवं हाइजर ने लिखा भी है कि यह सच है कि मानवशास्त्री तुलनात्मक अध्ययनों में मनोविज्ञान की कुछ पुरानी मूल प्रवृत्तियों वाले सिद्धांतों को समाप्त करने में सहायता पहुंचाई है, लेकिन जब तक मानवशास्त्रियों ने अपना ध्यान संस्कृति के साथ पाए जाने वाले संबंधों की ओर केंद्रित नहीं किया, तब तक मानवशास्त्र के मनोविज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंधों की संभावना नहीं बनी थी। वर्तमान समय में इन दोनों विज्ञानों में काफ़ी आदान प्रदान होता है। मनोविज्ञान की रुचि मानव स्वभाव एवं मानसिक क्रियाओं में पाई जाती है। इनका व्यक्ति के सामाजिक कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं, उसके स्वभाव और व्यवहार को समझकर सामाजिक व्यवस्था एवं विभिन्न सामाजिक संरचनाओं को अधिक सही रूप से समझा जा सकता है। मानव स्वभाव को भली भांति समझे बिना समाज और संस्कृति को यथार्थ रूप में नहीं समझा जा सकता। सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संरचनाओं को ठीक प्रकार से समझने के लिए मनुष्य को समझना होगा, उसकी प्रकृति को जानना होगा, उसके व्यवहार के संबंध में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें यह ज्ञात मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है और स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त ज्ञान सामाजिक मानव शास्त्रियों को उनके अध्ययनों में विशेष सहायता प्रदान करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के विकास के साथ ही साथ आज मनोविज्ञान और सामाजिक मानव शास्त्र के बीच संबंध घनिष्ठ हुए हैं। जहाँ सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मानव व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, वहीं सामाजिक मानव शास्त्र में इन्हीं मानव व्यवहारों एवं व्यक्तियों से संबंधित सामाजिक व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं का पाया जाता है। इन दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक घनिष्ठ हैं, दोनों बहुत अधिक एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं वर्तमान में। इतना होने के बावजूद भी सामाजिक मानव शास्त्र और मनोविज्ञान में कुछ अंतर भी है। यह अंतर है, सामाजिक मानव शास्त्र का केंद्रीय विषय मानव समाज या समूह है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध मानव मस्तिष्क या मानसिक जगत से है। दूसरा अंतर जो है बच्चों, वो है मनोविज्ञान का संपर्क व्यक्ति से होता है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र का संबंध या संपर्क संपूर्ण समाज से होता है। तीसरा जो अंतर इन दोनों विज्ञानों में पाया जाता है वो है मनोविज्ञान का दृष्टिकोण मूलतः व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति है ना, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र का जो संबंध है, जो दृष्टिकोण है, वो है सामाजिक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ सामाजिक मानव शास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, वहीं हम देखते हैं कि दोनों में अंतर भी पर्याप्त रूप से पाया जाता है। दूसरा जो हमारा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जिसका संबंध हमें सामाजिक मानव शास्त्र के साथ देखना है, वो है इतिहास।
आप सभी जानते हैं बच्चों कि इतिहास भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है, उन घटनाओं के कार्यकारण संबंधों की विवेचना करता है। भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में न तो हम वर्तमान को भलीभांति समझ सकते हैं और न ही भविष्य को। अतः समकालीन आदिम समाजों और आधुनिक सभ्य समाजों को समझने में इतिहास सामाजिक मानवशास्त्र की सहायता लेता है। हॉबल ने बताया है कि क्योंकि सभी संस्कृतियां समय के माध्यम से अस्तित्व में आती हैं और परिवर्तित होती रहती हैं, अतः संस्कृतियों के विकास और परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संस्कृति और समाज क्षणिक वस्तुएं नहीं हैं, वे भूतकाल से आती हैं, वर्तमान में पाई जाती हैं और भविष्य में भी चलती रहती हैं। वे जो कुछ भी हैं उसी की उपज हैं। वे क्या होंगी यह आज वे जो कुछ हैं और उन पर जो कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं इस पर निर्भर करता है। स्पष्ट है, समकालीन आदिम समाजों को समझने में इतिहास सामाजिक मानवशास्त्र की काफ़ी सहायता करता है। भूतकाल के अनेक युगों की मानवीय अंतःक्रियाओं जिनके फलस्वरूप समाज और संस्कृतियों का विकास हुआ है, ये सब सामाजिक मानवशास्त्री को परिचित कराने का कार्य इतिहासकार ही करते हैं। दूसरी ओर सामाजिक मानवशास्त्री आदिम समाजों की उत्पत्ति और उनके विकास के संबंध में अपने अध्ययनों के आधार पर जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह इतिहासकार को भूतकाल को समझने एवं विशिष्ट घटनाओं के कार्यकारण संबंधों की विवेचना करने में विशेष सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है कि दोनों के बीच बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इतना घनिष्ठ संबंध पाए जाने के बाद भी यानी इतिहास में अतीत की घटना का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक मानवशास्त्र का भी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से संबंध है। वहीं सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों की उत्पत्ति, विकास आदि प्रक्रियाओं का सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है। इसे अध्ययन से आधुनिक और इतिहासकारों को बहुत मदद मिलती है। इतने सारे इनके बीच में सहसंबंध होने के बावजूद इन दोनों ही विज्ञानों में कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। अंतर भी वैसे आपको समझ में आ ही रहे होंगे बच्चों कि इतिहास और सामाजिक मानवशास्त्र के क्षेत्र में भिन्नता है। इतिहास का क्षेत्र जो है ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाजों और धीरे धीरे उसका क्षेत्र बदला भी है, जिसे हमने पिछले अध्याय में समझा भी है। इसलिए इन दोनों के क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। इतिहास केवल भूतकालीन घटनाओं से संबंध रखता है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत भूतकालीन और वर्तमान दोनों ही प्रकार के समाजों का अध्ययन होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनों विज्ञानों में कुछ अंतर भी पाया जाता है। इतिहास की तरह ही सामाजिक मानवशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों ही शास्त्रों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। राजनीतिक शास्त्र उन तरीकों का अध्ययन है जिनमें एक समाज अपने को संगठित करता है और एक राज्य के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत एक राज्य का संगठन आता है। सामाजिक मानवशास्त्र समाज, उसकी सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक संरचना के एक निर्णायक भाग के रूप में इस समाज की राजनीतिक व्यवस्था भी आती है। इस राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्री के द्वारा किया जाता है और राजनीति शास्त्री के द्वारा भी सामाजिक मानवशास्त्री आदिम समाजों का अध्ययन करते समय यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उन समाजों में कानून का क्या स्वरूप था, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किन उपायों को काम में लाया जाता था और सरकार का क्या रूप था। सामाजिक मानवशास्त्रियों के द्वारा प्राप्त यह ज्ञान राजनीति शास्त्रियों को समकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। वर्तमान समय में इस ज्ञान का उपयोग प्रशासन के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जा रहा है।
राजनीति शास्त्र व्यवस्थाओं में रुचि लेता है और सामाजिक मानव शास्त्रियों को प्राचीन व्यवस्थाओं को समझने में सहायता पहुंचाता है। इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनों में बहुत अधिक घनिष्ठता है। सामाजिक मानव शास्त्रीय निष्कर्ष प्रशासकों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। राजनीति शास्त्र भी सामाजिक मानव शास्त्र को प्राचीन शासन व्यवस्थाओं को समझने में सहयोग देता है। इन दोनों में इतनी घनिष्ठता पाए जाने के बावजूद इनमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र का क्षेत्र राजनीति शास्त्र के क्षेत्र से अधिक बड़ा है, व्यापक है। दूसरा जो अंतर है वो है सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम और समकालीन दोनों ही समाजों का अध्ययन होता है, जबकि राजनीति शास्त्र में मुख्यतः समकालीन राज्यों और शासनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरा जो अंतर है, राजनीति शास्त्र मनुष्य का अध्ययन केवल राजनीतिक प्राणी के रूप में करता है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र मूल निदानों को भी लेकर चलता है, जिससे मनुष्य राजनीतिक प्राणी बन पाए। तो यह है राजनीति शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले संबंध और अंतर। अब चलते चलते हम एक और विज्ञान के साथ सामाजिक मानव शास्त्र का संबंध और अंतर देखते हैं। वो विज्ञान है अर्थशास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र में आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अर्थशास्त्र में मुख्यतः मानव की उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे के माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक साधनों या वस्तुओं को प्राप्त करता है। सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम समाजों की आर्थिक व्यवस्था का सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में अध्ययन किया जाता है। आदिम समाजों की अर्थव्यवस्था संबंधी यह ज्ञान अर्थशास्त्री को समकालीन समाजों की अर्थव्यवस्था को समझने में योग देता है। अर्थशास्त्री इस ज्ञान के आधार पर यह समझ पाते हैं कि मौजूदा अर्थव्यवस्था का आदिम रूप क्या था, उस समय उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण की क्या व्यवस्था थी तथा लोगों के आर्थिक संबंध कैसे थे। दूसरी ओर सामाजिक मानव शास्त्र अर्थशास्त्र से काफ़ी कुछ ग्रहण करता है। आदिम समाजों की आर्थिक गतिविधियों को ठीक से समझने के लिए अर्थशास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जाने बिना सामाजिक मानवशास्त्री आदिम समाजों की आर्थिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। आदिम समाजों का आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र के ज्ञान की अत्यंत उपयोगिता है। इस ज्ञान के बिना आदिम समाजों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। स्पष्ट है कि इन दोनों ही शास्त्रों में पारस्परिक आदान प्रदान काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित है। सामाजिक मानव शास्त्र के द्वारा अर्थशास्त्र को प्राचीन और आदिम संगठनों का ज्ञान कराया जाता है। इतना घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद दोनों में कुछ अंतर भी हैं। ये अंतर हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष रूप से आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र में आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन सामान्य रूप से किया जाता है। दूसरा जो अंतर इनमें पाया जाता है वो है सामाजिक मानव शास्त्र का क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकीर्ण है। तीसरा जो अंतर इनमें पाया जाता है वो है सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य मानव प्रकृति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना होता है, जबकि अर्थशास्त्र का यह उद्देश्य नहीं होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन सारे जो हमने अध्ययन करा अभी, इन 5-6 जो विज्ञानों के साथ हमने सामाजिक मानव शास्त्र के संबंध देखे, इनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इनमें निकट का संबंध है। ये एक दूसरे से काफ़ी कुछ ग्रहण करते हैं और एक दूसरे को काफ़ी कुछ देते हैं। इसका कारण यह है कि ये सभी शास्त्र मानव का अध्ययन करते हैं,
उनकी विभिन्न गतिविधियों को अपने अध्ययन का आधार बनाते हैं। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन का अध्ययन करते हैं और विभिन्न प्रकार के संबंधों में रुचि लेते हैं। मानव की विभिन्न गतिविधियाँ पूर्णतः पृथक रूप में नहीं होती। उसकी आर्थिक गतिविधियों पर राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है, तो उसकी अन्य गतिविधियों पर आर्थिक गतिविधियों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः मानव के जीवन में किसी एक पक्ष का अध्ययन पूर्ण पृथक्करण में नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इन सभी शास्त्रों में पारस्परिक अंतर्निर्भरता पाई जाती है। मानव शास्त्र ने जहाँ अन्य विज्ञानों से बहुत कुछ ग्रहण किया है, वहाँ उन्हें काफ़ी कुछ दिया भी है। मानव शास्त्र की संस्कृति की अवधारणा का अब अनेक सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग होने लगा है। मनुष्य से संबंधित विभिन्न विज्ञानों के दृष्टिकोण में अधिक कर्म विषयक यानी ऑब्जेक्टिविटी तथा सापेक्षता लाने में मानव शास्त्र ने विशेष योग दिया है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र के अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध हैं और क्या अंतर हैं, यह अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक नमस्कार।